माँ बाप सपना देखते हैं उनकी संतान अच्छा पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने। आपसे बात कर रहे हैं अमित अरोड़ा। शुरुआत करते हैं उस ऐतिहासिक मौके की 1 सितंबर 2004 जब मेजर जनरल पुनीता अरोड़ा बनी लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। क्या यादें आज भी ताज़ा हैं? बहुत ज़्यादा। उस वक्त मैं दिल्ली में थी जब मैं मेजर जनरल थी और यहाँ से मेरी पोस्टिंग हुई एज अ कमांडेंट एंड डायरेक्टर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। मेरी जो बेसिक मेडिकल एजुकेशन है दैट इज़ फ्रॉम FMC, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, और उसका हेड बन के जाना एक बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य क्षण था उस वक्त। जब मैं यहाँ से गई वहाँ पे तो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे वहाँ के, सो दे आर वेरी एक्साइटेड कि भाई उनके कॉलेज की एक लेडी जो है वो पहली बारी कमांडेंट के रूप में आ रही है। दूसरा वो पहला क्षण था कि जब कोई भी महिला एक तो उस ओहदे पर पहुंची एज अ लेफ्टिनेंट जनरल और इक्विवेलेंट इन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और दूसरा था कि FMC का कमांडेंट पहली जो महिला थी वो मैं बन के जा रही थी। तो बहुत ही उत्साह बच्चों में बहुत था जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, और फैकल्टी में जो लोग थे, क्योंकि कई लोगों के साथ मैंने कार्य किया हुआ था उनके साथ, और एक एक पत्थर एक एक जगह उस कॉलेज की। तो इस प्रकार मेरे मस्तिष्क में लिखी हुई है कि इट वॉज अ रियल प्लेजर टू गो बैक। उस समय जो पुरुष वर्ग थे उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, ऐसा है कि उस क्षण पे तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप इतिहास देखिए तो मेडिकल सर्विसेज में महिला 1942-43 से है। उस वक्त से महिला जो आर्म फोर्सेस के अंदर है, मेडिकल सर्विसेज के अंदर। और जब हम लोगों ने ज्वाइन किया, जो मेडिकल कॉलेज पहली बारी जो बना था 62 में, हम सब ने फौज ज्वाइन किया और हम लोगों ने अपने पुरुषों के साथ ही मिलकर काम किया। तो कभी हमको ये एहसास नहीं हुआ कि ये एक स्त्री है और एक ये पुरुष है। उसी प्रकार का हमको ट्रीटमेंट मिला। अगर हमने अच्छा काम किया तो जैसे पुरुषों को आप बताते कि अच्छा काम किया, लेकिन अगर कहीं गलती हुई तो उस क्षण भी हम लोगों को बताया गया कि ये गलत काम है। तो किसी ने हमको स्त्री या पुरुष के रूप में तो देखा ही नहीं। तो हम लोग तो एक ऑफिसर की तरह ग्रो हुए इस संस्था के अंदर। तो मेरे को नहीं लगा कि किसी को ये महसूस हुआ होगा कि पहले पुरुष था हमारा कमांडेंट, अब स्त्री एक कमांडेंट बन के आ रही है। उस प्रकार का कोई किसी प्रकार का भी किसी के दिल में डाउट या कुछ क्षण उनको लगा हो कि हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे और किस प्रकार से होगा, आई थिंक वो नॉर्मल रूटीन की तरह ही चला था उस वक्त। पुनीता जी, आपको लगता है लेकिन कि सशस्त्र सेनाओं में अक्सर बात होती है कि और महिलाओं को आना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो आर्म फोर्सेस है, जो हमारे सशस्त्र सेना है, अगर किसी को वो ज्वाइन करना है तो ये एक ग्लोरियस जॉब की तरह ज्वाइन नहीं कर रहा है। सबको पता होना चाहिए कि इसके अंदर उनकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, उनको क्या क्या सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनको ऐसी जगह पे पोस्टिंग जाना पड़े, अपने परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आगे कहीं जैसे हमारे फील्ड एरियाज में वहाँ जाना पड़े। वहाँ ये सब सुविधा तो उपलब्ध नहीं होती है कि जैसे आपका घर है, आपको कभी टेंट में रहना पड़ता है और बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती हैं। तो अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो ये सब देख के सोच समझ के वो ज्वाइन करना चाहिए। एक स्त्री को जितनी इज्जत आर्म फोर्सेस में मिलती है शायद और कहीं नहीं मिलती होगी, लेकिन उनको अपनी जिम्मेवारियों का पूरी तरह से एहसास होना चाहिए इसके पहले कि वो अपना मन बनाए कि उनको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है। पुनीता जी, इस समय आप सर्जन वाइस एडमिरल हैं, नेवी के साथ जुड़ी हैं। आपकी इस समय क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? जो मेडिकल सर्विसेज हैं, हमारी 3 सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो इन तीनों सर्विसेज का एक हेड है, नेवी का, एयरफोर्स का और आर्मी का। तो इस वक्त मैं नेवी की मेडिकल सर्विसेज की हेड हूँ। क्या बचपन से ही पुनीता अरोड़ा इस ओहदे तक पहुँचना चाहती थी? क्या यही आपकी आकांक्षाएं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली जब मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था तो एक डॉक्टर बनने के लिए था। मेरे को पता था कि यहाँ से पास होके मैं डॉक्टर बनूंगी। उस वक्त हम फौज ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे ये भी कुछ ख्याल नहीं था, लेकिन पास करने के बाद हमको बोला गया कि आपको एक चिट्ठी आएगी और वो चिट्ठी लेके आप लखनऊ पहुंच जाइएगा।
तो जैसे ही वो चिट्ठी आई वो लेके हम लखनऊ पहुंच गए, सिविल ड्रेस में गए थे, वहां जाके यूनिफॉर्म बनी तो हम फौज के अंदर आ गए। थ्रू आउट माई सर्विस मैंने अपना कार्य जो है, जो मेरे को कार्य करना है उसको सामने रखते हुए ही मैंने मेहनत करी है। ये कभी नहीं सोच के कि आज मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ तो मैं ये करूंगी तो मेरे को अगला प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोच के कभी मैं आगे नहीं बढ़ी। मैं इस ओहदे पे पहुंची हूँ ना तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं इधर पहुंचूंगी, और ना ही ये मेरा एक लक्ष्य था। लक्ष्य एक ही था कि मैंने एक सेना ज्वाइन करी है, भारत की आर्म फोर्सेस ज्वाइन किया है, जिसमें मेरा कार्य है मरीजों की देखभाल करना, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो उपलब्धि मेरे को प्राप्त हुई है, हो सकता है कि जो मेरा कार्य बहुत प्रशंसीय रहा होगा कि मेरे को आज उपलब्धि ये मिली है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं था मेरा कि मैंने एक दिन DGMS नेवी या मेरे को लेफ्टिनेंट जनरल बनना है, ये कभी सोचा भी नहीं था मैंने। आर्म फोर्सेस से जो भी कोई जुड़ा होता है, जो पहला जिक्र होता है वो होता है अनुशासन का, कि काफ़ी डिसिप्लिन रहना पड़ता है। तो क्या जब आप छोटी थी आप बहुत अनुशासित थी, बहुत डिसिप्लिन थी? और बताइए आपकी पैदाइश कहाँ की है? देखिए, पैदाइश तो मेरी लाहौर की है, लेकिन मैं मुश्किल से 1 साल की भी नहीं थी जब हम लोग पार्टीशन हुआ और हम यहाँ पहुँच गए। लेकिन मेरे पिताजी की एक ख्वाहिश थी कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। हम 4 बहनें हैं, 1 भाई है, लेकिन उन्होंने कभी किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं रखा। मैंने अपनी लड़कियों को पढ़ाना है और उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है, ये उनका एक लक्ष्य था। ये मेरे पिताजी हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि नहीं, तुमको डॉक्टर बनना है। तो वो एक बच्चे की तरह दिमाग में आ गया कि डॉक्टर ही बनना है, तो हम उस लाइन पे चलिए। ये हमारे माता पिता की जिम्मेवारी है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें और वो सुविधा उपलब्ध कराएं। वो सुविधा देने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। माँ बाप का प्यार और माँ बाप की जो जिम्मेवारी है, अगर वो ठीक से निभाएं तो कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की, एक बहुत ही अनुशासित भारत का जो है वो सिटीजन बन सकता। तो पुनीता जी, आपने क्योंकि माता पिता का जिक्र किया तो यकीनन आपको उनका प्यार मिला, मार्गदर्शन मिला, कभी डांट भी पड़ी? बहुत मेरे को अच्छी तरह याद है, जब भी हम कोई गलत काम करते थे, डांट का मतलब समझाया जाता था। मेरे को आज तक याद नहीं है कि मेरे माता पिता ने कभी हमको मारा हो या बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात की हो, लेकिन जहां हम गलती करते थे वो हमेशा हमको टोकते थे, बताते थे कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था। 4 बहनें 1 भाई, आपस में प्यार तो यकीनन होगा, लेकिन लड़ते भी थे, पढ़ाई साथ करते थे, खेलते साथ थे। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी ये नहीं मैं कह सकती कि ये जमाना दूसरा है। उस वक्त हमारा था कि हम अपनी एक फैमिली में थे, लेकिन हमारे खाली अपने भाई बहन ही नहीं, हमारे जो कजन्स थे, मेरे मामा की लड़की जो है वो हमारे साथ 4-5 साल तक रही थी। किसी को मालूम भी नहीं था कि ये हमारी अपनी बहन नहीं है। तो जो भी हमारे कजन्स थे, हमारे चाचा, इनफैक्ट उनको भी हम अपने पिता के समान ही समझते थे। एक बहुत ही अटूट रिश्ता था हमारे सब कजन्स के साथ, फैमिलीज के साथ, और खूब खेलते थे, झगड़ते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे। बहुत अच्छा बचपन बीता है हमारा। स्कूलिंग आपने कहाँ से की? स्कूलिंग मेरे पिताजी उस वक्त सहारनपुर में पोस्टेड थे, तो सहारनपुर में इनिशियली तो कॉन्वेंट में गए थे, सोफिया स्कूल में। उसके बाद क्योंकि मेरे को डॉक्टर बनना था, तो मेरे पिताजी ने सोचा कि इनकी हिंदी तो इंग्लिश मीडियम में जाके कमजोर हो जाएगी, तो एक मेरे को गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में एडमिशन मिला। वहाँ से 10th करने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर डॉक्टर बनना है तो साइंस भी चाहिए, तो एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था लड़कों के लिए, बड़ी मुश्किल से वहाँ एडमिशन हुआ, तो वहाँ से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी। अच्छी स्टूडेंट थी आप? अच्छे मार्क्स आते थे? देखिए, जब मैं सोफिया में तो बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन जब मैं गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में गई तो पहला 1 साल तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मीडियम पूरी तरह से चेंज हो गया था। लेकिन उसके बाद ठीक हुआ। फिर जहाँ मेरे पास खाली सिविक्स, होम साइंस वाले सब्जेक्ट थे, सडनली साइंस पढ़नी शुरू हो गई, तो पहला साल तो बहुत मुश्किल गुजरा, लेकिन उसके बाद कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को। लेकिन अगर जैसा क्योंकि आपका लक्ष्य डॉक्टर बनने का था, तो यकीनन साइंस में काफी रुझान होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, चाहे था या नहीं था, उस वक्त तो मुसीबत लगती थी और लगता था कि क्या मुसीबत ले ली है, तो पढ़ना ही पड़ता था, इसलिए पढ़ाई करी थी। वो 2 साल तो काफी कठिनता से बीते थे। जो स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक चीज जो उनके आड़े आती है वो है डाइसेक्शन। तो क्या आपको भी कहीं कोई डाइसेक्शन करना पड़ा? कोई ऐसी यादें? देखिए, ऐसा है कि हर एक चीज इतनी साइंटिफिक है, सोचने में तो बहुत अजीब लगता है। किसी को आप बता दीजिएगा कि आप जाएंगे एक डिसेक्शन करेंगे, तो आपको शायद उसमें लगेगा कि आप कैसे करेंगे। लेकिन जो मेडिकल एजुकेशन है इतनी साइंटिफिक है कि आप जब डिसेक्शन हॉल में जाते हो, आप सोचते भी नहीं हो कि आप जिसको डिसेक्ट करे वो कभी वो एक जिंदा इंसान था। इट्स अ साइंटिफिक अप्रोच।
इसी प्रकार जैसे सर्जन बनते हैं, अगर वैसे आप ब्लड लिख दें तो आधे लोग तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जब आप सर्जरी करते हैं तो उस वक्त आपका जो लक्ष्य है कि मेरे को ये करना है, ये बीमारी है, ये ऑपरेशन करना है, तो आपका लक्ष्य दूसरा होता है। तो वो चीज़ जो है सोचने में ज़्यादा खराब लगती है, लेकिन जब आप उसमें जाते हो तो इट्स अ वेरी वेरी साइंटिफिक वे ऑफ डिसेक्शन एंड ऑल। जो भी काम करना था ये दिल में था कि नहीं, जो भी काम करना है इट हैज़ टू बी द बेस्ट, नंबर 2 नहीं, तो आप अपना रिजर्व नहीं छोड़ते। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज आपने कौन से सन में ज्वाइन किया? 63 में ज्वाइन किया था और 67 नवंबर में पास किया था। और उसके बाद 1968 में आप जुड़ी इंडियन मेडिकल कॉर्प्स से। मेडिकल सर्विसेज में। कैसा अनुभव रहा? जब ज्वाइन किया था तो मैं अम्बाला गई, वहाँ पे तो बड़ा अस्पताल है, बड़े हैं, ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म पहनते थे, फौजी यूनिफॉर्म पहनते थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब फौज है तो आपकी पोस्टिंग तो आएगी, तो एक छोटी सी जगह फतेहगढ़ में पोस्टिंग आ गई, तो हम अपनी ड्यूटी करते थे। थ्रू आउट सर्विस में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमारी इंटीग्रेटेड सर्विसेज है, तो एक जो स्थिरता होती है जो हमारे आम नागरिक समझते हैं, लेकिन फौजी के दिमाग में तो ये है कि ये तो हमारा रूटीन है, पूरा भारतवर्ष हमारा है, कहीं भी भेज दे हमको जाके वहाँ काम करना है। तो इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य से ही हम काम करते थे। सफल महिला थी आप, तो अब घर वाले कह रहे होंगे कि पुनीता शादी कर लो। हाँ बिल्कुल, और मेरी शादी भी इज अ टोटली अरेंज मैरिज। मेरे हस्बैंड भी आर्मी से ही रिटायर हुए हैं और उन्होंने बैकग्राउंड देखा है, शादी हो गई, एंड टिल टुडे इनफैक्ट आई हैव रियली एंजॉयड। आई डोंट थिंक आई कुड हैव मैरिड अ बेटर पर्सन। माय हस्बैंड ही पास्ड फ्रॉम अमृतसर मेडिकल कॉलेज, और जब हमारी शादी हुई तो वो एक स्किन स्पेशलिस्ट बन रहे थे उस वक्त में। और जैसे मेरे पिताजी का लक्ष्य था कि अपनी बेटी को पढ़ाना है, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, शी हैज़ टू बी द बेस्ट, उसी प्रकार मेरे पति का भी एक लक्ष्य था। पहले ही उन्होंने बोला कि देखो, अगर काम करना है तो दिल लगा के काम करना है, उसमें आपका फैमिली का कोई इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए। अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो आज ही नौकरी छोड़ दो। और जब मेरे को कहीं जाना पड़ता था, कई बारी रात की ड्यूटी लगती है या स्टेशन से बाहर जाना है, मेरे पति जो है बड़ी खुशी से अपने बच्चों की देखभाल करते थे, घर की देखभाल करते थे। तो इतनी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग थी कि ये किसके कारण हुआ, श्रेय जाता है मेरे माता पिता को और मेरे हस्बैंड को, और फिर उसके बाद मेरे बच्चों को, क्योंकि उनको भी पता था कि आज हमारी मदर जो है घर में नहीं है, तो उन्होंने भी मेरे को उसी प्रकार उतना ही साथ दिया। बच्चों के बारे में बताइए। 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है जो एयरफोर्स में है, वो भी डॉक्टर है और स्किन स्पेशलिस्ट है, और जो उसकी एक पत्नी है वो भी अभी स्किन स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो एयरफोर्स में नहीं है। मेरी बेटी वो भी आर्मी में थी, और लेकिन फिर वो छोड़ के आज वो यूएसए में है और अपनी पढ़ाई जो है वो आगे कर रही है वहाँ पे। तो 1970 में हमने कहा कि आपका विवाह हुआ। 1970 के दशक की अगर बात करें, फतेहगढ़ की पहली पोस्टिंग के बाद, उसके बाद और कौन कौन सी पोस्टिंग्स रही, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि जब शादी हुई तो उस वक्त मेरे पति की पोस्टिंग तो थी श्रीनगर में, 71 में उनकी पोस्टिंग हुई। कोई अगर याद होगा तो 71 में भारत को एक बहुत बड़ी लड़ाई में जूझना पड़ा था, और मैंने एप्लीकेशन डाली कि भाई मेरे पति वहाँ है, मेरी भी पोस्टिंग वहाँ हो जानी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश का मेरी वहाँ पे पोस्टिंग नहीं हुई। तो मैंने 3 साल शादी के बाद जो है वो फतेहगढ़ में ही गुजारे और मेरे पति वहीं थे। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया स्पेशलाइजेशन के लिए, तो मैं वहाँ से पुणे आ गई, तो वहाँ से मैंने अपना स्पेशलाइजेशन किया, लेकिन उसके 1 साल बाद मेरे पति की भी वहाँ पोस्टिंग हो गई। उसके बाद जहाँ भी हम पोस्टेड हुए, थोड़े समय के बाद इकट्ठे ही पोस्टिंग होती रही। अब देखिए, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो हमको एक सर्विस ज्वाइन करते हैं, मींस वी आर रेंडरिंग, हम अपनी सर्विसेज उनको दे रहे हैं, तो हम उनके जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही चलना पड़ता है। हम नहीं ये सोच सकते कि ऑर्गेनाइजेशन हर इंसान के हिसाब से अपने रूल्स चेंज करेगा। तो उसको उद्देश्य रखते हुए जब अलग पोस्टिंग हुई तब भी हम खुश थे, जब इकट्ठे पोस्टिंग थी तब भी हम बहुत खुश थे। आपको लगता है कि आज का युवा फौज में व्यवसाय बनाने के लिए आकर्षित होता है? देखिए, ऐसा है कि आजकल तो ये जमाना आ गया है टीवी का, और इतना ज्यादा जो एडवर्टाइज होता है, इतना ज्यादा दिखाया जाता है, तो हमारे जो युवा हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको नहीं मालूम कि वो एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट ऑफिस देखते हैं तो सोचते हैं कि हमको वहाँ जाना चाहिए, जब वो आर्म फोर्सेस की जो लाइफ देखते हैं तो सोचते हैं हमको वहाँ जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे जो युवा हैं वो एकदम कंफ्यूज हैं। हम किसी भी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। तो युवा को ये समझना चाहिए कि मेरे को क्या ज्वाइन करना है। आर्म फोर्सेस इज एज गुड एज एनी अदर सर्विस, इतना मैं आपको कह सकती हूँ।
जितना आर्म फोर्सेस अपने लोगों का ख्याल रखता है, उनके अगर वो फैमिलीज को छोड़ के जाते हैं पीछे, उन फैमिलीज का ख्याल रखा जाता है, उनके इलाज का ख्याल रखा जाता है और उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मेरे को तनख्वाह तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चाहिए, फैसिलिटीज आर्म फोर्सेस की चाहिए और मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए आर्म फोर्सेस के कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर, तो हम खाली हर एक चीज का मक्खन और क्रीम तो नहीं ले सकते। तो हमको जिस वर्ग में भी जाना है वहाँ हमको खुश रहना है। ये सोचो कि ये आपका देश है, कोई बाहर वाला नहीं आएगा इस देश को उन्नति पे ले जाने के लिए, और हर नागरिक का जो उसके अंदर योगदान है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है। हम लोग तो गवर्नमेंट है, इस देश का हर नागरिक ही एक गवर्नमेंट है। तो हमको तो चाहिए कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, इस देश के नागरिक हैं, और हमको इस देश के नागरिक होते हुए हमको जो भी हम काम करेंगे ये अपने देश के हित में करेंगे। काफी संघर्ष ये रहा, ऐसे में खुशी के लम्हे पुरस्कार के रूप में भी आते हैं। तो जब आपको अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया, विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया, सेना मेडल आपको मिला, ये वो मौके होते हैं जहां एक गौरवान्वित महसूस करता है व्यक्ति। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हर इंसान अपना अगर लक्ष्य करता है, अगर उसको थोड़ा एप्रिसिएशन मिल जाए तो नेचुरली उसकी जो जोश होता है वो दुगना हो जाता है कि मैंने जो भी कार्य किया उस वक्त तो मैंने अपना कार्य किया, लेकिन किसी ने अगर उसकी प्रशंसा करी और वे मेरा जो कार्य था वो सराहनीय रूप में देखा गया तो हर इंसान को खुशी होती है। तो अगर ये थोड़े प्रशंसा के शब्द अगर हम किसी को बोले तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन उसका जो योगदान है वो दुगना हो जाता है। ये इतना जब आप काम कर रही थी, 24 घंटे बिजी थी, यकीनन कुछ समय आप अपने लिए भी निकालती होंगी। ऐसे में क्या कुछ करना आपको अच्छा लगता था, क्या शौक थे? हाँ, बहुत। देखिए सबसे ज्यादा तो मेरा शौक था मेरे मरीजों का इलाज करना। इनफैक्ट उसके अंदर मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई थी कि सबसे ज्यादा खुशी होती थी कि जब मेरा मरीज जो है वो ठीक होके अस्पताल से घर जा रहा है। कोई एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट सर्जरी अगर हम करते थे तो उसकी जो खुशी का है आप वर्णन नहीं कर पाते। एक तो वो जो खुशी के जो मौके मैं बताई थी, उसके अलावा जब भी समय मिलता था, मेरे को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैं हमेशा मेरे घर में चाहे कैसे भी हो मैं टाइम निकाल के अपने घर का बगीचा संवारती थी। वो मेरा जो एकदम जो दूसरा शौक है। तीसरा है कि मेरे को शौक है कि मैं इस देश की हर जगह के लोगों से मिलूं। एक ही हमारा लक्ष्य रहता है, एक ही हमारी भावना रहती है और एक ही तरीके से हम लोग सोचते हैं। लेकिन अरोड़ा जो है वो पंजाबी होते हैं। हाँ, पंजाबी। तो अनु पंजाबी आंदी है ही नहीं आंदी? बिल्कुल अच्छी तरह, मैं बहुत चंगी तरह बोल लेनी है। तो ये बताइए कि बागवानी में रुचि आपकी थी, इसके अलावा गीत संगीत की अगर बात करें तो क्या वहाँ पर भी कुछ खास रुझान? देखिए ऐसा है कि मैं ना तो मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग है, ना ही मैं अच्छा गा लेती हूँ, लेकिन अच्छा संगीत सुनना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपका पसंदीदा गीत कौन सा है? सबसे अच्छा तो है जो लता मंगेशकर ने गाया था, भारत के लोगों। जब ये 71 वॉर के बाद जो गीत आया था वो एक ऐसा गीत है कि मेरे का जब भी वो बजाया जाए आई थिंक ये दिल को लग जाता है जाके, कि जिन लोगों ने अपनी जान दे दी अपने बॉर्डर्स की रक्षा करते हुए, किसके लिए? हमारे भारत के नागरिकों के लिए, ताकि ये लोग आराम से, सुखी से और सिक्योरिटी में रह सके। उन्होंने अपनी जान दी। उनके बारे में जो वो ये गीत लिखा गया है, मैं सोचती हूँ उससे बढ़ के तो कोई गीत है ही नहीं। जब आर्म फोर्सेस तैनात होती हैं मुश्किल कंडीशंस में, उसमें वो अपने आप को प्रेरित रखने के लिए क्या करती हैं? एक जो ट्रेनिंग है हमारे आर्म फोर्सेस में, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आपके पीछे कोई डंडा लेके खड़ा रहे। डिसिप्लिन का मतलब है कि ये काम अगर हमने 9 बजे करना है तो हमको 5 मिनट पहले ही आ जाना है। अगर ऑफिस का टाइम इतने बजे है तो इतने बजे आना है। अगर जाने का टाइम इतने बजे है तो उससे पहले कोई नहीं जाएगा। ये एक अनुशासनता है। अगर हम अनुशासित नहीं हैं तो जिंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आप सवेरे उठे, आपका कोई लक्ष्य नहीं है कि चले जाएंगे। तो ये जो अनुशासनता है, ये जो फौज में सिखाई जाती है, ये एक डिसिप्लिन लाइफ है और सबसे बड़ी जो ताकत है हमारी अनुशासनता। इनफैक्ट अगर हर स्कूल कॉलेज में अगर एनसीसी का हम योगदान कर सके तो हमारा हर नागरिक, हर युवा जो है एक सीखेगा कि अनुशासनता क्या होती है। पुनीता जी, आप तो खुद एक सफल महिला हैं। जहां भारतीय महिलाएं तरक्की कर रही हैं, वहीं आज के मौजूदा दौर में भी खबरें आती हैं, महिलाओं पर अपराध की बात हो, भ्रूण हत्या की बात हो। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या करना होगा? देखिए ऐसा है, मैं चाहती हूँ कि हमको, महिला को नहीं लेकिन अपने जो पुरुष लोग हैं
उनको इसके बारे में शिक्षित करना है। मेरी इतनी सर्विस हो गई है, मैंने तो एक ही निर्णय निकाला है कि हमारी महिला, चाहे ग्रामीण महिला है, वो आज से 20 साल आगे पहुंच गई है, लेकिन जो हमारे पुरुष हैं, एजुकेटेड होने के बावजूद जो उनका माइंड सेट है वो अभी भी 20 साल पहले ही है। अगर वो काम करते हैं और महिला काम करती है तो उनको चाहिए कि ये एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह है। लेकिन जो एक माइंड सेट है, नंबर 1 के घर में लड़का होना चाहिए। लड़का क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए कि नंबर 1 कि जब उसकी शादी होगी तो वो डाउरी लेके आएगा, इसलिए लड़का चाहते हैं लोग। माता पिता का ख्याल करेगा। आजकल के जमाने में मैं सोचती हूँ कि जो हमारी महिला है वो अपने माता पिता का ख्याल ज्यादा करती है बनस्पत के पुरुष लोगों के। ये जो विचारधारा है हमको ये बदलनी है लोगों। जब आपने पहली बार फौज में भर्ती होकर यूनिफॉर्म पहनी तो किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह था, ये हमारे साथ बांटिए ताकि जो श्रोता हैं उनमें भी एक जोश आए कि देखिए यूनिफॉर्म पहनकर किस तरह की खुशी होती है। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि उसने कमर कस ली है, कि मतलब जोश आ गया है। अब यूनिफॉर्म पहन के बेल्ट लगा के तो कमर कस लेते हैं, तो एक जो जोश आ जाता है वो यूनिफॉर्म पहन के, एक तो वो चीज़ है। नंबर 2, आप देखेंगे कि हर आदमी उस लेवल पे है कि हम सब बराबर हैं। ऐसे में आने वाले समय में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की किस तरह से भूमिका देख रही हैं आप? सबसे बड़ी भूमिका तो है अपने बॉर्डर्स की रक्षा करना, और आने वाले वर्षों में मैं समझती हूँ कि हमारी इतने सालों में हमारी जो सशस्त्र सेना जो है तीनों ने बहुत ही प्रेज़वर्दी कार्य किया है। नंबर 2, जब हमारे देश के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उस वक्त भी आपने देखा होगा कि सेना को बुलाओ, सशस्त्र सेना ही जाके उसमें मदद करती है। आगे भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? एक तो है कि हमारे देश की जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, हमारी महिला क्यों मरे एक नॉर्मल डिलीवरी के अंदर। दूसरा, मैं चाहूंगी कि जो हमारे देश की महिला हैं उनके प्रति उनका जो विचारधारा है वो एक इज्जत की हो। मैं चाहूंगी कि हमारे देश की महिला उतनी सुरक्षित हो, और मैं तो अपने भारतवासियों से यही कहूंगी कि हम अपनी बच्चियों को जो है उनको में कॉन्फिडेंस दें, उनको उतना ही सम्मान दें कि जितना हम बाकी लोगों को दें। आज सर्जन वाइस एडमिरल पुनीता अरोड़ा को गर्व है कि वो एक डॉक्टर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिखाया है कि यदि मेहनत, लगन और अनुशासन का दामन थाम कर आगे बढ़ा जाए तो कामयाबी की मंजिल जरूर मिलती है। ये सदी तेरे नाम करते हैं, ये सफर तेरे नाम करते हैं। तुझसे फैली हर तरफ रौनक, चांद तारे प्रणाम करते हैं। कोशिशों का सफर जारी रहे, कोशिशों का सफर जारी रहे। दुआ हम सुबह शाम करते हैं, दुआ हम सुबह शाम करते हैं। अनन्या 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 अनन्या।